हम और आप जैसे आम इंसान हो सकते हैं? मुझे हमेशा से लगता रहा है कि इनमें से हर एक के पास कम से कम 3 पेट और 150 दांत होते होंगे, और हर खरबपति सुबह 6 बजे से लेकर आधी रात तक बस खाना ही खाता रहता होगा, और वो भी महंगे से महंगा भोजन भोगता होगा। चिकन, मटन, अंडा, बिरयानी, केक, मिठाइयाँ और तमाम तरह के लजीज व्यंजन। जब शाम तक चबाते चबाते उसका जबड़ा थक जाता होगा तो अपने वो नौकरों को हिदायत देता होगा कि वो उसके लिए खाना चबाएं ताकि वो उसको आसानी से निकल सके। आखिरकार जब थक हार कर वो पसीने से लथपथ हो जाता होगा तो उसके नौकर उसे लाद कर बिस्तर तक ले जाते होंगे, और अगली सुबह वो 6 बजे जागता होगा अपनी श्रम साध्य दिनचर्या को दोबारा शुरू करने के लिए। इतनी जबरदस्त मेहनत के बावजूद वो अपनी कमाई का 1000वां लाखवां हिस्सा भी खर्च नहीं कर पाता होगा। ये एक मुश्किल जीवन होता होगा। लेकिन एक खरबपति होने का फायदा क्या, अगर वो आपसे ज्यादा खाना ना खा सके। उसके अंतः वस्त्र मुझे लगता है कि बेहद बेहतरीन कशीदाकारी से बने होते हैं, और उसके जूते के तलवे में सोने की मेखें गढ़ी होती होंगी, और सिर पर हैट की जगह वो हीरे से बनी हुई टोपी पहनता होगा, और बेहतरीन मखमल से बनी हुई जैकेट जो कि कम से कम 50 मीटर लंबी और उस पर कुछ नहीं तो 300 बटन होते होंगे, वो पहनता होगा। और सर्दियों में वो एक के ऊपर एक 8 जैकेट और 6 पतलून पहनता होगा। हालांकि ये करना बहुत ही अटपटा और असुविधापूर्ण होता होगा, लेकिन एक खरबपति और इतना पैसे वाला रईस आदमी आम आदमी जैसे साधारण कपड़े कैसे पहन सकता है? उसकी जेबें विशाल गड्ढे जैसी होती होंगी जिनमें वो संसद की इमारत, विभिन्न धर्मों के पूजा स्थल, छोटी बड़ी अदालतें, पुलिस, फौज, मीडिया और अन्य छोटी मोटी जरूरत की चीजें रख सकता होगा। हालांकि उसके पेट का अंदाजा तो मुझे है कि वो किसी बड़े समुद्री जहाज के माल गोदाम की तरह से होता होगा, लेकिन उसकी टांगों में फिट होने वाली पतलून का साइज का अंदाजा लगाने मुझे बड़ी हैरानी होती है। अलबत्ता मुझे यकीन है कि ये धनपति कुछ नहीं तो 1 वर्ग मील लंबे चौड़े आकार से कम की रजाई के नीचे तो नहीं सोता होगा, और सिगरेट और सिगार अगर पीता होगा तो उसके साइज का अंदाजा आप लोग खुद लगा सकते हैं। उसकी उंगलियां बेहद संवेदनशील होती होंगी जो अपनी इच्छा अनुसार लंबा होने की जादुई ताकत रखती होंगी, ताकि वो अपनी जगह से हिले बिना ही मुंबई से हाथ बढ़ाकर श्रीनगर के मुगल गार्डन से अपना पसंदीदा फूल तोड़ सकता हो। इस सब के बावजूद अटपटी बात यह है कि मैं उन महाशय के सिर के बारे में नहीं सोच पा रहा। मुझे लगता है कि उसका सिर हड्डियों और मांसपेशियों का बना हुआ एक बहुत बड़ा पिंड होता होगा, जिसको कि हर चीज में से सोना चूस लेने की इच्छा हमेशा प्रेरित करती रहती होगी। लब्बुलुबाब ये कि इन महाशय की जो छवि मेरे दिमाग में बैठी हुई थी वो बड़ी अस्पष्ट सी है। संक्षेप में कहूं तो मुझे सबसे पहले इसकी लंबी लचीली 2 भुजाएं नजर आती हैं, जिसने हमारे ग्लोब को अपनी लपेट में ले रखा है और उसे अपने भूखे मुंह की गुफा की तरफ खींच रखा है ताकि वो हमारी धरती को चूसता और चबाता जाए। और उसकी लालच भरी लार उस पर टपक रही है जैसे कि वो तंदूर में भुना हुआ एक स्वादिष्ट आलू हो। मैं एबीसी न्यूज चैनल से उदयवीर सिंह यादव और मेरे साथ हैं कैमरे पर शहजाद रिजवी,
जो आपको इस इंटरव्यू का अंदर बाहर का सारा हाल दिखाते रहेंगे। तो चलिए हम उन महान धनपति से आपको मिलवाने ले चलते हैं। एबीसी न्यूज चैनल, ये एबीसी न्यूज चैनल। पिछले जमाने में राजे महाराजे अपने परकोटे में बैठे बैठे ही अपने किले में आने जाने वाले लोगों के बारे में जान जाया करते थे। लेकिन आप तो जानते हैं कि आजकल हाईटेक का जमाना है। तो हमारे यहाँ पहुंचने से पहले ही गेट पर लगे हुए कैमरे ने हमारी आमद को दर्ज कर लिया। अरे वाह, गेट तो अपने आप खुल गया। समंदर के किनारे बंबई के पॉश महंगे इलाके में ये 24 मंजिल ऊंचा भवन उसका दुनिया के दूसरे या तीसरे नंबर के अमीर आदमी होने की गवाही दे रहा है। इस बड़े भवन के सामने ये कुछ नहीं तो 10,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ एक लॉन है, जो कि हरी भरी घास, मखमली घास से ढका हुआ है। इसके एक तरफ गोल घूमती हुई सीढ़ियां हैं और एक तरफ लिफ्ट है। लिफ्टमैन ने हमको बताया कि इस बिल्डिंग के 1 से लेकर 4 फ्लोर तक केवल पार्किंग है और नौकरों और ड्राइवरों के रहने के लिए कमरे हैं। और इस बिल्डिंग में इनके अलावा कुल 4 या 5 लोग ही रहते हैं, जिनके अलग अलग फ्लोर पर अपने अपने बेडरूम, अलग अलग फ्लोर पर अपने अपने ड्राइंग रूम, किसी एक फ्लोर पर स्विमिंग पूल भी है और किसी एक फ्लोर पर जिम भी है। लिफ्टमैन ने बताया कि सबसे ऊपर वाली छत के ऊपर एक हेलीपैड भी है। अब ये महाशय मालूम नहीं कि कौन से वाले तल पर बैठे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं। बड़ा कम से कम 1000-2000 वर्ष का तो इतना। इसकी दीवारों पर बेहतरीन पेंटिंग और तरह तरह के जानवरों के सिर लटके हुए। ये विशाल काय फर्नीचर और इसके ऊपर हाथी दांत के सजे हुए न जाने कितने सारे शोपीस रखे हैं। लगता है कि इस विशाल काय ड्राइंग रूम में इसके बहुत बड़े फर्नीचर के ऊपर हाथी जरूर आते रहे होंगे। ये तो बिल्कुल आम आदमी जैसा दिख रहा है। हाँ, कपड़े जरूर इसने किसी बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव जैसे पहन रखे हैं। सोने का तो नाम निशान नहीं। चलिए इन्हीं से पूछते हैं। क्या
आप शायद उनके मैनेजर हैं, क्या हमें उस खरबपति से आप मिलवाएंगे? हाँ हाँ, मैं ही वो खरबपति हूँ जिससे तुम लोग मिलने आए हो। लेकिन आप, अच्छा खैर, लगते तो नहीं है, लेकिन हो सकता यही है। चलिए इनके ढोल की पोल खोलता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि आप नाश्ते में कितना गोश्त खा सकते हैं? मैं गोश्त नहीं खाता। नाश्ते में संतरे की एक फांक, इडली सांभर और एक कप कॉफी लेता हूँ। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन आप ईमानदारी से बताइएगा कि आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? मैं दिन में 2 बार, नाश्ता और रात का खाना। रात के खाने में मैं 1 कप सूप, थोड़ी सी खिचड़ी, कुछ मीठा, एक फल और 1 कप कॉफी। बस, इससे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। अगर बस इतना ही है तो आप अपने ऊपर पैसे को खर्च कैसे करते हैं? मैं फजूल खर्ची तो बिल्कुल नहीं करता। हाँ, मेरी पत्नी का हीरे जवाहरात का ज़रूर शौक है। उसको क्रिकेट का भी बड़ा शौक है। उसने क्रिकेट की एक टीम भी बना रखी है जिसमें दुनिया के बेहतरीन और महंगे से महंगे खिलाड़ी उसमें खरीदे जाते हैं। उससे भी वो अच्छा खासा पैसा बना लेती है। हाँ, अपने बेटे की शादी में ज़रूर मैंने अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा खर्च किया है। अब घर परिवार के लिए तो आप तो सर, इसके बावजूद भी आपके पास काफ़ी पैसा बचता होगा, उसका आप क्या करते हैं? उस पैसे का इस्तेमाल मैं और पैसा बनाने के लिए करता हूँ। बस यही एक मेरा शौक है। लेकिन किस लिए? ताकि मैं और पैसा बना सकूं, बस यही, इसीलिए। लेकिन आपके पास तो बहुत पैसा है, तो अब फिर भी आप ये बता सकते हैं कि आप पैसा बनाते कैसे हैं? ये एक अच्छा सवाल है। बड़ी साधारण सी बात है। मैं तमाम कंपनियों का मालिक हूँ और जिस भी नए धंधे में मैं हाथ डालता हूँ तो उसमें से दूसरों को बाहर कर देता हूँ। मैं सरकारी कंपनियों को कमज़ोर करता हूँ, फिर उनको खरीद लेता हूँ। बस इतनी सी बात है। तो क्या सरकारी कंपनियों के मुलाजिम संतुष्ट रहते हैं? अब सारे तो नहीं। वो कहते हैं ना कि हम हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकते। आपको हर जगह ऐसे पागल लोग मिल जाएंगे जो बस शिकायत ही करते रहते हैं। तो क्या सरकार आपको बिल्कुल नहीं रोकती? सरकार शायद तुम उन लोगों के बारे में बोल रहे हो जो दिल्ली में बैठते हैं। नहीं नहीं, वो मुझे परेशान नहीं करते। वो अच्छे लोग हैं। वो कुछ लोग तो मेरे क्लब के मेंबर भी हैं और फिर भी मेरी उनसे ज़्यादा मुलाकात नहीं होती है, इसलिए मैं उनको भूल भी जाता हूँ। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि कुछ सरकारें ऐसी भी होती हैं जो लोगों को पैसा बनाने से रोकती हैं?
नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन सरकार को कभी कभी सीधे सीधे डकैती डालने पर लगाम तो लगानी चाहिए ना। अब देखिए, ये तो आदर्शवाद है, यहाँ ये सब नहीं चलता। किसी के भी जाति मामले में, व्यक्तिगत मामले में सरकार को दखल देने का कोई हक नहीं है। लेकिन अगर एक आदमी बहुत से लोगों को बर्बाद कर रहा हो तो क्या ये उसका व्यक्तिगत मामला माना जाएगा? अब देखिए, ये तो आदर्शवाद है। बर्बादी का मतलब होता है जब मजदूरों की दरें ऊंची होने लगें या हड़तालें हो जाएं। लेकिन हमारे पास बेरोजगार लोग हैं जो कि कम पैसे में इन हड़तालियों की जगह काम करने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं। जब इस देश में बहुत से बेरोजगार हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सरकार की तो जनता के प्रति जवाबदेही होती है ना। सरकार, एक अच्छी सरकार महत्वपूर्ण है। उसे इस बात का अंदाजा होता है कि मुझे कितने लोगों की ज़रूरत है, तो देश में उतने ही लोग होते हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है, और वो जितना माल मैं बेचना चाहूँ उसे वो खरीद सकें। और साथ में मजदूरों की गिनती बस उतनी होनी चाहिए कि जिससे मेरा काम धंधा कभी बंद ना हो, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। फिर हड़तालें भी नहीं होंगी, और सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्स भी नहीं लगाना चाहिए। बस जितना हम लोग दे दें उतना ले लें। ऐसी सरकार को मैं एक अच्छी सरकार मानता हूँ। मेरा मानना है कि मैं देश में अमन चैन हो, खुशहाली हो, सब लोग एक दूसरे से लड़े नहीं, इसलिए मैंने बहुत सारे चैनल सरकार को किराए पर दे रखे हैं, और जिसमें वो लोगों को दिन भर 24 घंटे कानून की इज्जत करना सिखाते हैं। अगर वो ये काम नहीं कर पाते हैं तो सरकार पुलिस बुला लेती है। देखिए, तरीका इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है नतीजा। नतीजा महत्वपूर्ण होता है। बस ये एक अच्छा वातावरण कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से अब आपके सारे सवाल हो गए। नहीं, मैं आपसे धर्म के बारे में जानना चाहता था। धर्म के बारे में आपका क्या ख्याल है? धर्म के लिए मैं अच्छी बातें सोचता हूँ। धर्म लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और मेरा पूरा यकीन है, आप सच मानिए कि मैं भी खुद हर मंगलवार को मंदिर जाया करता हूँ, और मैं आपसे बिल्कुल ये सच कह रहा हूँ। मैंने अपना एक धार्मिक चैनल भी खोल रखा है जिसमें मैंने योग गुरुओं को अपॉइंट किया हुआ है, जो कि लोगों को योग साधना, प्राणायाम, ध्यान, ये सब सिखाते हैं। और मेरे गुरु जी, जो कि श्री श्री जी के नाम से विख्यात हैं, वो मेरे चैनल पर भाषण देते रहते हैं, और उनके भाषण को मेरे बाकी चैनल लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं। आपको मैं उनका एक भाषण सुनवाता हूँ। सुनिए। धर्म मनुष्य की आत्मा का आभूषण है। ये दुनियावी इच्छाओं से दूर रखता है, उनसे मुक्ति दिलाता है। धर्म सिखाता है संतोष।
दूसरों की धन संपदा से ईर्ष्या मत करो। तुम्हें जो कुछ भी मिला है तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों से मिला है। इस जन्म में अपने माता पिता और अपने मालिक के आदेशों को शिरोधार्य करें तो महाप्रयाण के समय उसके बाद निश्चित ही आप सबको स्वर्ग मिलेगा। इस धरती पर ये जीवन बहुत ही संक्षिप्त है, तो गरीबों को धर्म के प्रति सजग रहना चाहिए। एक गरीब आदमी ऊंची इमारत की छत पर खड़े हुए एक अंधे आदमी के समान होता है। वो जिधर को भी जाएगा अपने विनाश की गर्त में ही जाकर गिरेगा, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। इस जीवन में आपको यदि धैर्यपूर्वक बिना हल्ला किए और बिना किसी शिकायत किए आप अपने जीवन को बिताओगे तो परमपिता परमेश्वर खुश होकर आपको अपने पास बुलाएगा और इस धरती पर किए हुए आपकी मेहनत के परिणाम स्वरूप आपको स्थायी शांति प्रदान करेगा। आत्मा की शुद्धि के लिए ही आपको यह जीवन दिया गया है। इस जीवन में जितना आप सहोगे उतना ही अधिक आनंद आपको स्वर्ग में मिलेगा। मैं अब आपको ध्यान करवाता हूँ। अपने शरीर को ढीला छोड़कर आंखें बंद कर लीजिए और प्रभु में अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। हरि ओम। धर्म को आपने बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। हाँ, क्योंकि मैं धर्म की कीमत को जानता हूँ। लोगों के लिए धर्म बहुत जरूरी है। धर्म एक चिकनाई की तरह से होता है जिससे आप अपने जीवन के मशीन को चिकना करते रहेंगे तो आपकी मशीन के सारे पुर्जे ठीक से काम करते रहेंगे और मशीन चलाने वाले को आसानी होगी। अच्छा, तो विज्ञान के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? विज्ञान विज्ञान उपयोगी है। शोध होते रहने चाहिए। और यहाँ हमारे देश में तो सब लोग अपने अपने धंधे में लगे हैं, तो शोध करने का किसी के पास भी तो समय नहीं है, इसलिए उनको शोध के लिए दूसरे देशों में जाना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे देश के बड़े बड़े IIT और दूसरे संस्थानों से हमारे नौजवान अमेरिका तक की बड़ी बड़ी कंपनियों को संभाले हुए हैं। धर्म की परिभाषा आपके लिए कुछ संकीर्ण नहीं? धर्म अध्यापक, प्रोफेसर, दार्शनिक, वकील, दांतों के डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर, आंखों के डॉक्टर, ये भी विज्ञान ही है। विज्ञान को खराब बातें नहीं सिखानी चाहिए। विज्ञान उपयोगी होना चाहिए, जैसे कि सिनेमा है, टेलीविज़न है। अब तो AI का ज़माना भी आ गया है। तो विज्ञान की इतनी सारी किताबें, ये तो हद है। इन किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए, ये दिमाग में संदेह पैदा करती हैं। इस ज़मीन पर जो कुछ भी है वो वैसा ही है जैसा इसको होना चाहिए। इसलिए इन किताबों के साथ इस सब को गड़बड़ाया नहीं जाना चाहिए। तो साहित्य और कविता के बारे में?
साहित्य में मेरी रामायण और गीता यही पसंदीदा है। रामायण आदर्श सिखाती है और गीता कर्म करना सिखाती है। बाकी कहानी, कविता, उपन्यास ये तो सब बकवास की चीज़ें हैं, दिमाग खराब करती हैं। अब मुझे कॉमेडी शो अच्छे लगते हैं। मैंने चुटकुले बनाने वाली एक कंपनी भी बना रखी है, जिसमें बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर लोग चुटकुले बनाते हैं। मैं आजकल तो मैंने ऑनलाइन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी खोल दी है, खड़ी कर दी है, और जिसमें छोटी छोटी रील के माध्यम से अध्यात्म, विज्ञान, ज्ञान और इतिहास, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इतिहास, इनको पढ़ाने के लिए, जानने के लिए ये रीलें उसमें सहज उपलब्ध हैं। और मुझे इनका ज्ञान का बोध तो कुछ ज़्यादा ही है। मुझे लगता है कि मुझे अब निकलना चाहिए यहाँ से। ये अच्छा, तो मैं आपसे चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अरबपति खरबपति होने का मतलब क्या है? ये एक आदत होती है। अरबपति होना भी एक आदत है भाई। अच्छा, तो क्या सारे आवारा, नशेड़ी, अरबपति, खरबपति सब एक जैसे ही लोग होते हैं? तुम्हारी परवरिश मुझे लगता है कि ठीक से नहीं हुई है। अब तुम्हें चले जाना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़कर आता हूँ। आओ। जाओ। हाँ, अरे सुनिए, तुम्हारे हिसाब से हमारे देश में जनप्रतिनिधियों की संख्या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो ये जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं, पैसे के प्रतिनिधि हैं। मैं अपने लिए 2-4 जनप्रतिनिधि किराए पर रखने की सोच रहा हूं। तुम क्या कहते हो? कैसा रहेगा? दोपहर को 1 से 1:30 बजे तक जनप्रतिनिधियों के साथ में समय बिताना अच्छा रहेगा। लेकिन ये जनप्रतिनिधि ही क्यों? ऐसा क्या है? देखिए कि मज़ेदार रहेगा। आईपीएल में चीयर लीडर, और ये इसलिए कि ये सिर्फ मैंने सोचा है और ऐसा आज तक किसी और ने नहीं सोचा है। लेकिन उनको तो दूसरों को आदेश देने की आदत होती है। सुनिए, तो आपका तो उनसे आना जाना 3 महीने के लिए 2-4 जनप्रतिनिधि के बीच 1 से 1.5 घंटा इस लॉन में चीयर लीडर की ट्रेनिंग में आखिर कितना खर्चा आएगा आप लोगों के हिसाब से? तो अब आप लोग सोचते रहिए
कि इस तरह के खरबपतियों की कैसी कैसी सनक होती है और कैसे कैसे विचार होते हैं। धन्यवाद।